हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। आज हम फिर से चर्चा करेंगे ब्रह्मांड तथा उससे संबंधित परिघटनाओं के बारे में। ब्रह्मांड की चर्चा हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम ब्रह्मांड के ही एक तत्व तारे के बारे में जानेंगे कि स्टार कैसे बनता है, स्टार का निर्माण कैसे होता है। अब स्टार पढ़ लेंगे तो हम सन के बारे में और सन के आसपास जो उसके आकाशीय पिंड है, जो हमारे ग्रह हैं, प्लेनेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लें कि तारा क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने कहा एक पिंड, संगठित पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद लगभग 100 से अधिक गैलेक्सीज़ का निर्माण हुआ। उसमें प्रत्येक गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब तारे हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता चुका हूँ। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, जॉर्ज लेमेंटेरे ने इसका सिद्धांत दिया था, ये सब हम बता चुके हैं। बल्ज किसे कहते हैं, आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं, ये हम बता चुके हैं। और इसके बाद हम पहले तारे को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो तारा क्या होता है, तो देखिए तारा जो है वो निहारिका से इसका निर्माण होता है। निहारिका क्या है, निहारिका गैसों का गुच्छा होता है, तमाम गैसें हैं उसका गुच्छा होता है निहारिका। और ये निहारिका में ऊर्जा नहीं होता है। निहारिका के जो कण हैं, जो गैस हैं, वो आपस में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, मतलब इनका संलयन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से ये आपस में आके टकराते हैं, जिसके कारण जो हाइड्रोजन के कण हैं वो संलयित होते हैं और संलयन के बाद जो है वो उसमें फायर उत्पन्न हो जाता है, विस्फोट होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है और वो तारा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये निहारिका क्या है, तो निहारिका एक पूंछ जैसी संरचना होती है, गैसों का गुच्छा ही होता है, ऐसे घूमता रहता है। इसको इंग्लिश में नेबुला कहते हैं, नेबुला। और इससे क्या बनेगा, स्टार बनेगा, तारा बनेगा स्टार। तो स्टार कैसे बनता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, संलयन होता है। संलयन क्या होता है कि जब दो परमाणु, दो भारी हल्के परमाणु आपस में टकराते हैं तो उनका संयोजन होता है, उससे एक भारी परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी को हम संलयन प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो संलयन किसका हुआ, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो गया, यानी ये हल्का है और ये भारी है। उसके बाद संलयन होता है तो क्या होगा, स्टार कैसे बनेगा, संलयन होगा तो इसमें ऊर्जा और प्रकाश का निर्माण होता है। और ऊर्जा प्रकाश, देखिए इस एक तारा लगभग 3 प्रकार का दिखाई देता है, एक लाल दिखाई देगा, एक सफ़ेद दिखाई देगा और एक नीला दिखाई देगा। और वो दिखाई कैसे देता है, उसका जो पृष्ठभाग होता है वो जितना गर्म होता है वो उसी रंग का दिखाई देता है। जैसे इसका पृष्ठभाग है, पृष्ठभाग ये जैसा होता है वो तप्त होगा उसी प्रकार, जैसे ये लाल भी होता है, सफ़ेद भी होगा और आपका नीला भी होगा। ठीक, तो कब होगा, देखिए कोई भी स्टार जो है ये जब हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, ये नेबुला जब स्टार बनता है, हाइड्रोजन संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है और इसका ये जो है प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था कब कहलाता है, जब इस तारे का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। प्लाज्मा क्या है, देखिए पदार्थ की 4-5 अवस्थाएं होती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, चौथा जो अवस्था होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी एकदम गलित रूप हो जाता है, एकदम जैसे गला दे किसी चीज़ को इस प्रकार से, जैसे हम डामर वगैरह होता है, एकदम गलित रूप, तो उसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो एकदम तप्त होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो इस तारे का रंग कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। मगर यही अगर 6000 से अधिक है, लगभग 20,000 25,000 चला गया, तो 20,000 से 25,000 अगर देखा जाए
20 से 25 हज़ार जो टेम्परेचर है, अगर इसको देखा जाए तो ये सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। और अगर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, लगभग लाखों डिग्री में टेम्परेचर चला जाए, तो ये नीला दिखाई देगा, स्टार नीला दिखाई देगा। तो यह कैसे होगा? इसके पृष्ठभाग के तापमान पर डिपेंड करता है कि तारा कैसा दिखाई देता है। अब ये देखिए, प्लाज्मा अवस्था रहेगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, तो ये लाल दिखाई देगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है लाल, सफ़ेद और नीला कब दिखाई देता है। अगला हम आते हैं, तो जो ये तारा है ये क्या होता है, इसकी अब तारे की एक अवधि है। ये हमारे तारे की अवधि देखिए, हम 10 अरब वर्ष पहले तारा का निर्माण हुआ, तो 10 अरब वर्ष की इसकी कुल जीवन काल है तारे का। हमारा जो सूर्य है ये 10 अरब साल पहले का है, तो 10 अब इसमें से ये 5 अरब वर्ष जी चुका है। 5 अरब वर्ष इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो जब इसकी लाइफ ख़त्म होती है तो ये क्या होता है, इसमें जब ईंधन फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये रक्त दानव बन जाता है। क्या बन जाता है? लाल दानव, जिसको हम रेड जियांट बोलते हैं, है ना। तो रेड जाइंट बन जाता है लाल दानव। अब देखिए क्या होता है, लाल दानव के बाद इस तारे का क्या हश्र होता है या तारे का क्या परिणाम होता है। तो लाल दानव बन जाता है जब एनर्जी फ्यूल ख़त्म हो जाती है इस तारे की, तो ये लाल दानव बन जाता है। और लाल दानव के बाद तारा क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका श्वेत वामन में। किसमें? श्वेत वामन से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ये काला वामन में कन्वर्ट हो जाता है। काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ, और ये वाइट ड्वार्फ और ये ब्लैक ड्वार्फ, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब निर्जीव अवस्था में अपने तारा जाता है या इसकी ऊर्जा ख़त्म होने ही वाली रहती है, इसकी ऊर्जा ख़त्म होने वाली ही रहती है, तो ये श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी ऊर्जा जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो ये काला वामन में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्जा एकदम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, इसमें थोड़ी ऊर्जा रहेगी श्वेत वामन में, थोड़ा चमकेगा ये। अब देखिए इसके बाद अब तारा ऐसे नहीं, जो छोटा तारा है ये श्वेत वामन और काला वामन में कन्वर्ट हो जाता है। मगर जो बड़ा तारा है वो क्या होता है, बड़े तारा लाल दानव के बाद क्या होता है, बड़ा तारा कन्वर्ट हो जाता है अभिनव तारा में। किसमें? अभिनव तारा में कन्वर्ट हो जाता है। अभिनव तारों को क्या कहते हैं? अभिनव तारा को हम लोग इंग्लिश में सुपरनोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। ये देखिए विस्फोटक तारा है। विस्फोटक ये श्वेत वामन और काला वामन में कन्वर्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है। ठीक, ये ना श्वेत वामन में कन्वर्ट होगा ना काले वामन में कन्वर्ट होगा। इसका ऊर्जा क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा और विस्फोट कर जाएगा। विस्फोट करने के बाद भी इसमें 3 प्रकार के पिंड बनते हैं। वैसे तो कई भाग में बढ़ जाता है, मगर 3 पिंड बनते हैं, 3 बड़े पिंड, जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है और एक पल्सर होता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, और एक होता है क्वेसर। तो न्यूट्रॉन जो है, अभी देखिए आपको इसमें हम ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, अब देखिए अभिनव तारा जो ब्लास्ट कर गया है ये 3 भागों में टूट गया है। तो जब सबसे बड़ा इसका भाग है, जो इस अभिनव तारे का सबसे बड़ा भाग टूटा हुआ है, वो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है या न्यूट्रॉन कहलाता है। और इसका जो देखिए अब फूटेगा तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मान लीजिए आग में कोई चीज़ भड़कता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आग तो रह ही जाता है। तो उसका जो चमकीला वाला हिस्सा है, बड़ा वाला हिस्सा तो न्यूट्रॉन कहलाता है, मगर चमकीला वाला हिस्सा कहलाता है पल्सर, जो चमकीला भाग होता है। तो चमकीला भाग क्या कहलाता है, पल्सर। और क्वेसर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें अधिक होता है। ठीक है, ये तीनों भाग में अभिनव तारों को क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जीवाश्म तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा।
ठीक। इसका एक अन्य नाम है श्वेत वामन का जीवाश्म तारा। तो अभिनव तारा न्यूट्रॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, सुपरनोवा किसको बोलते हैं, अभिनव तारा को, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन क्या है, यही न्यूट्रॉन क्या होता है, इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, इतना संकुचित हो जाता है कि यह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी चीज़ को जब आप इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड कर दें, ठीक है, कि वो प्रकाश तक को अपने अंदर से जाने ना दे, प्रवेश ना करके जाने दे, ठीक है। जैसे कोई पॉलीथीन है और उसको हम आग में जला दें तो एकदम से गोली टाइप बन जाएगा, गट्ठर टाइप, तो उसमें कोई प्रकाश नहीं निकलेगा, तो प्रकाश नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ब्लैक होल में, ठीक। इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब ये ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक हो जाता है, ये किसी भी चीज़ को खींच सकता है। यानी अगर पृथ्वी के बगल से गुजरेगा तो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेगा। ये बड़े मतलब प्रकाश को भी खींच सकता है, उसकी रोशनी को खा सकता है, ठीक। इसीलिए जहाँ जहाँ से ब्लैक होल गुजरता है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास के जो पिंड हैं आकाशीय वो अपने आप में समाहित करता जाता है। देखिए सारे न्यूट्रॉन तारे जो हैं वो ब्लैक होल नहीं बनते, कुछ ही ब्लैक होल बनते हैं, ठीक। अब आपको ये तो ब्लैक होल आपको समझ में आ गया कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक। ब्लैक होल जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए पृथ्वी से टकरा गया ब्लैक होल तो क्या होगा, तो पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि ब्लैक होल क्या है कि कोई चीज़ अगर दूर दूर रहे और कोई चीज़ पास हो जाए, जैसे गोली आप जानते हैं, गोली किसी आदमी को लगेगा छेद के चला जाता है, तो उसी प्रकार ब्लैक होल इतना ज़्यादा संगठित हो जाता है, इसका घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि किसी चीज़ में अगर लड़ेगा तो उसको फोड़ के चला जाएगा, है ना। तो ब्लैक होल मतलब आप समझ लीजिए जैसे हम चंद्रमा पे जाते हैं और हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है और हम वहाँ से यहाँ पृथ्वी के 1/6 जंप लगा सकते हैं, ऊपर उड़ सकते हैं, तो उसी प्रकार इसका जो घनत्व है, मतलब अगर आप एक मुट्ठी इसका मिट्टी ले लेंगे ना, एक मुट्ठी अगर मिट्टी ले लेंगे तो वो लगभग कम से कम 25-30 हाथियों के बराबर हो जाएगा, ठीक। एक मुट्ठी इसका अगर ले लें केवल, तो सोचिए एक मुट्ठी मिट्टी अगर हम ले लेते हैं तो इतना बराबर हो जाता है, कम से कम 30-35 हाथियों के बराबर हो जाता है, तो कितना इसका कितना घनत्व होता होगा, ठीक। तो उसी प्रकार जितना घनत्व जिसमें रहेगा उसमें ग्रेविटी भी उतनी अधिक रहेगी, तो इसीलिए जब किसी भी पिंड के पास से गुजरता है तो उसको वो खींच लेता है, ठीक, ब्लैक होल। तो देखिए सारे तारे ब्लैक होल नहीं बनते या सारे न्यूट्रॉन ब्लैक होल नहीं बनते, कुछ ही बनते हैं, ठीक। अब देखिए अभिनव तारा और श्वेत वामन, कैसे पता चलेगा कि रक्त दानव ये जो है श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है और कौन सा तारा अभिनव तारा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर ने इसकी एक सीमा तय की कि कौन सा जो तारा है वो रक्त दानव के बाद वो श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा और कौन सा तारा जो है अभिनव तारा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस स्टार का सौरिक द्रव्यमान 1.44, ठीक है, लगभग 1.5 गुना 1.5 ले लेते हैं, अगर 1.5 गुना से कम है, सूर्य के 1.5 गुना से कम है, यानी सन इक्वल टू 4.44, ठीक है, यानी सन के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम है तो श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी छोटा है, ठीक। और अगर कोई किसी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुने से अगर अधिक निकल जाएगा, ठीक है, तो अभिनव तारा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी सीमा को सौरिक द्रव्यमान 1.44 को ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो आगे जो है चंद्रशेखर सीमा को चंद्रशेखर जी को नोबेल भी दिया गया था इसी खोज पर। तो भारतीय साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ब्लैक होल की जो थ्योरी है, जो घटना है, इन्होंने इसको समझाया था, एस चंद्रशेखर ने, ठीक। तो इनकी यह उपलब्धि है। बाकी ये सब कुछ क्वेश्चन है कि सौरिक द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर इससे बड़ा है, एक सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से अधिक है तो अभिनव तारा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम है तो श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा तारा, ठीक।
तो तारे की जब एनर्जी ख़त्म होती है तो किस में, वो रेड जियांट में यानी लाल दानों में कन्वर्ट होता है और उसका फ्यूल ख़त्म होता है। उसके बाद थोड़ा और अवस्था उसकी डैमेज होती है तो श्वेत वामन में, और उसकी अवस्था एकदम निर्जीव हो जाती, तारे में एकदम भी प्रकाश नहीं बचता तो काला वामन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। और यही लाल दानव अभिनव तारा में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट से न्यूट्रॉन बनता है एक भाग इसका, एक इसमें पल्सर बनता है और एक क्वेसर बनता है। पल्सर चमकीला भाग होता है, न्यूट्रॉन से ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल का संगठन बहुत अधिक होता है, यानी ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी चीज़ से टकरा गया, पृथ्वी से टकरा गया, किसी भी अगर पिंड से टकरा गया तो उसको खींच के ख़त्म कर देगा या उससे फूट जाएगा। देखिए ब्लैक होल का आकार इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता। अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी से आधा ही रहता है, मगर इसका घनत्व अधिक है। ठीक, अगर पृथ्वी से टकरा गया, सोचिए क्या होता, अंदर कितना मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा भरा हो, पहले मैग्मा ही छितराएगा पूरा, है ना, और वैसे ही प्राणी खत्म हो जाएगा। तो ब्लैक होल ना ही गुजरे, ना ही बने, या इधर से ना ही गुजरे तो ही बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कोई भी पता चल गया आपको, अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, चमकीला भाग पल्सर कहलाता है, क्वेसर कहलाता है जिसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, इसी को विस्फोटक तारा कहते हैं। चंद्रशेखर सेमा आपको पता चल गया, यस चंद्रशेखर के बारे में बता चुका मैं। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा बोलते हैं, वाइट ड्वार्फ, उसके बाद यह ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है काला वामन में। लाल दानव कब बनता है, स्टार की जब ऊर्जा खत्म होने लगती है तो उसका आकार बड़ा होने लगता है तो उसे लाल दानव कहते हैं। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है, यानी बड़ा हो जाता है, उसी आधार पर समझ लीजिए इसको। और इसका पृष्ठभाग के आधार पर तय होता है कि लाल रहे कि सफ़ेद रहेगा कि नीला रहेगा। जब इसका प्लाज्मा अवस्था में रहता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका रहता है, तो इसका यह लाल दिखाई देता है। 6000 से अधिक रहता है, 20000, 10,000, 20,000 से अधिक रहेगा तो यह सफ़ेद दिखाई देगा। और लाखों में अगर इसका तापमान है तो यह कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद चूँकि हम ये जो स्टार है, हमारे स्टार यानी हमारे पृथ्वी के पास जो स्टार है उसको हमने सन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, सन हमने दिया है नाम। हम कोई भी नाम रख सकते थे, ठीक है, जैसे हमने अपने पास के गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा रखा, देवयानी रखा, ठीक है, तो हम कोई भी नाम उस प्रकार से रखते थे, ठीक है। तो मगर हमने अपने बगल के स्टार को क्या नाम दिया, सन नाम दिया, क्योंकि उसमें खुद की ऊर्जा थी, खुद का प्रकाश है। उसी के प्रकाश से पृथ्वी पर भी प्रकाश होता है, चंद्रमा भी चमकता है, तथा अन्य ग्रह पे जहाँ जहाँ प्रकाश जाता है जो उसके नज़दीक हैं उसी के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। इसकी एक निश्चित अवधि होती है, इस अवधि के बाद यह समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि निहारिका से स्टार कैसे बनता है, स्टार से लाल दानव, उसके बाद श्वेत दामन, काला वामन, अभिनव तारा, ठीक है, ब्लैक होल क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। और स्टार को ही हम अपने सन कहते हैं, और इसी सन के आसपास हमारे 8 ग्रह हैं। कितने, 8 प्लैनेट हैं। इन्हीं 8 प्लैनेट के बारे में यानी सोलर सिस्टम के बारे में, अपने किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या है, इसका सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, दूरी का सबसे ग्रह कौन है, बड़ा ग्रह कौन सा है, ये सब हम कल जानेंगे। मंगल ग्रह यानी किस ग्रह के पास उपग्रह है, किसके पास उपग्रह नहीं है, यानी मून नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कल इसको जानेंगे। सोलर सिस्टम वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों को जितना हो पाए शेयर करिए। इसी के साथ मैं यह सेशन ख़त्म करता हूँ। कल हम अगली वीडियो पे मिलेंगे आपसे, अगले सेशन में कल मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।